गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम बेटा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें रेवोल्यूशन के बारे में जानना होगा कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन एंड व्हाई इट अकर्स। तो रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ट्राई टू चेंज दियर गवर्नमेंट स्पेशली बाय वायलेंट एक्शन। अब वायलेंट एक्शन क्या थे बेटा, हम फ्रेंच सोसाइटी के अंदर पढ़ेंगे कि लोग जो थे वो अपने मोनार्की से, अपने राजा से कैसे डिससेटिस्फाइड होते हैं या उसके पीछे क्या कॉजेज़ होते हैं कि जो थर्ड स्टेट है वो फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन कर देता है बेटा। क्योंकि रेवोल्यूशन एकदम नहीं होता, इसके लिए बहुत लंबे समय से जो चेन ऑफ इवेंट्स होती हैं वो मेजर जो है कॉज बनती हैं किसी भी रिवोल्ट का, रिबेल का या किसी भी एजिटेशन का बेटा। तो फ्रांस के अंदर हम सिचुएशन पढ़ेंगे कि जो इतने लंबे टाइम से वहाँ किंगशिप थी और जो लोग थे, सिटीजन्स थे, उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम्स जो हैं आ गई थी कि वो एकदम से राजा के अगेंस्ट खड़े हो गए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। डेट नोट करें बेटा, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट है जिस दिन घटना घटती है। तो इस फर्स्ट पेज में जो एंड है यानी कि रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग है उसके बारे में फ़र्स्ट पेज पे ही दे दिया है। इसकी जो फ्लैशबैक स्टोरी है वो नेक्स्ट पेजेस के ऊपर है कि कौन से मेजर कॉजेज़ थे जो रेवोल्यूशन के कारण बने बेटा। तो स्टार्टिंग में हम उस डे को पढ़ेंगे जिस दिन लोग जो है पेरिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो पेरिस है वो फ्रांस की कैपिटल है और 14 जुलाई मॉर्निंग का टाइम था। तो पेरिस में कैसा जो है एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, स्टेट जो थी वो अलार्म की पोजीशन में थी, यानी कि जो सिटीजन्स थे उनमें एक आतंक का जो है एक दहशत का माहौल था। किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने, ये रूमर्स फैली हुई थी। रूमर्स क्या होती हैं बेटा, अफवाहें। तो रूमर्स फैली हुई थी सिटी के अंदर कि किंग ने कमांड दे दी है अपनी ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को, कि वो सिटी के अंदर मूव करें और ओपन फायर कर दें सिटीजन्स के ऊपर। तो ये जो रूमर्स थी बहुत ही जल्दी से फैल रही थी और कुछ जो 7000 मैन और वुमेन थे वो टाउन हॉल जो पेरिस है उसमें राजा का जो एक पैलेस था, वर्सले नाम है पैलेस का, वर्सले, वो वर्सले के पास जो टाउन हॉल था वहाँ पर 7000 मैन और वुमेन इकट्ठे हुए, गैदर्ड हुए और डिसाइड किया टू फॉर्म अ पीपल मिलिटिया। पीपल मिलिटिया क्या होता है, जब उनको लगा कि सेना उन पर अटैक कर सकती है, ठीक है, तो वो खुद भी एक जन सेना, पीपल्स मिलिटिया क्या होता है कि लोग ही एक सेना का रूप धारण कर गए। दे ब्रोक अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो जैसे ही वो आगे बढ़े टाउन हॉल की साइड, तो रास्ते में जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, जो भी ऑफिस थे, उनको उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया उन पर। और किस उम्मीद में कि वहाँ उनको क्या मिलेंगे, आर्म्स मिलेंगे, वेपन्स मिलेंगे। फिर क्या हुआ, फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल्स जो थे वो ईस्टर्न पार्ट, जो सिटी का ईस्टर्न पार्ट था उसकी तरफ आगे बढ़े और वहाँ पर एक फोर्ट्रेस प्रिजन थी जिसका नाम था क्या बेटा, बास्तील। ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि इस जेल की क्यों इतनी इम्पोर्टेंस थी, बास्तील की। तो बास्तील जो था वो किस साइड में था, सिटी के ईस्टर्न साइड बेटा। और लोग जैसे ही लोगों ने मूव किया तो उनको वो जेल मिली जो किसका प्रतीक था, एक डेस्पोटिक पावर का बेटा। तो वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशंस,
अब उनको यहाँ उम्मीद थी कि यहाँ एम्यूनिशंस मिलेगा। एम्यूनिशंस क्या होता है, जो आर्मी के पास वेपन्स होते हैं, जो गोला बारूद होता है, वो उनका स्टोर होता है। तो वहाँ पर उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर उनको वेपन्स मिल जाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने एंटर किया बासिल की जेल में, तो कमांडर ने जो है उनको रोकने की कोशिश की। तो जो भीड़ थी और जो कमांडर था उनमें फ़ाइटिंग हो गई और कमांडर इस फाइटिंग में मारा गया, किल्ड, एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड थ्रो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। फिर जो भीड़ ने क्या किया, जैसे ही कमांडर को मारा, उसको मार दिया और वहाँ से जेल से लोगों को, जो प्रिजनर थे, उनको रिलीज़ करवा दिया। और ये टोटल कितने थे वहाँ पर बेटा, 7, ओनली 7 जो प्रिजनर्स थे वो वहाँ पर बंदी थे। येट द बास्टील वाज हेटेड बाय ऑल। बास्टील जेल से सब लोग जो थे नफ़रत करते थे, क्योंकि ये किसका सिंबल था, डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। जो भी किंग के अगेंस्ट लोग खड़े होते थे, जिन्हें हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स कह सकते हैं, जो भी राजा के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे, उन लोगों को इस जेल में क्या किया जाता था, प्रेजेंट किया जाता था। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे प्रिजन्स के अंदर, कितने थे वो लोग, 7000। उन्होंने क्या किया, किले के ऊपर चढ़ाई कर दी और किले को डिमोलिश कर दिया, यानी कि उसको तोड़ फोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके जो बचे हुए पार्ट्स थे, जो फ्रेगमेंट्स थे, जो रिमेन्स थे, उनको जाकर कहाँ बेच दिया, मार्केट के अंदर। और लोग भी इस डिस्ट्रक्शन को एक स्मृति चिन्ह के रूप में, यानी जो भी उनके रिमेन्स बचे थे उस जेल के, उसको स्मृति चिन्ह के रूप में अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए उनको लोगों ने खरीदा। द डेज दैट फॉलोड द मोर राइटिंग, जैसे ही दिन बीतते गए, पेरिस के साथ साथ कंट्री साइड में भी राइटिंग क्या होती है बेटा, दंगे फसाद जो है बढ़ते गए। मोस्ट पीपल्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि पेरिस के अंदर जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन्होंने अटैक कर दिया है, कमांडर को मार दिया है, सेना की भी परवाह नहीं की लोगों ने, तो ये जो रूमर्स थे गांव के अंदर भी फैल गए। और गांव में पहले ही लोग किस चीज़ को फेस कर रहे थे, जो बढ़ती हुई कीमतें थी, जो सिंपल ब्रेड थी उसकी भी इतनी हाई जो कॉस्ट थी कि उनको ख़रीदना बड़ा मुश्किल था आम लोगों के लिए। तो वो सारे क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे राजा से। और जैसे ही उनको पता चला कि राजा के विरुद्ध जो सिटीजन्स थे पेरिस के, उन्होंने जो है उसको अपोज किया है, उसके ऊपर अटैक कर दिया है, तो वो भी लोग जो थे दंगों पर उतर आए। तो हिस्टोरियंस जो हैं इस घटना को एक चेन ऑफ इवेंट्स के थ्रू जो है इसमें डिस्कस करते हैं, हमें हिस्ट्री के अंदर बताते हैं कि कैसे किंग ऑफ फ्रांस को, जो लुई 16 था, उसको लोगों ने एग्जीक्यूट किया, फांसी की सज़ा दी। और मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम और हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये सारे जो इवेंट्स थे वो कैसे घटे और क्यों घटे, क्या उनके पीछे मेजर कॉजेज़ थे बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि रेवोल्यूशन कब होती है, 1789। तो ये क्या हो गया बेटा, लेट 18th सेंचुरी के बारे में हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे कि 18वीं शताब्दी के अंत तक सोसाइटी की जो कंडीशन थी वो क्या थी। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascending the throne of France। 1774 में जो बूर्बो डायनेस्टी का एक राजा था लुईस 16, इसको क्या बोलेंगे बेटा, लुईस 16।
1774 में वो क्या करता है, फ्रांस की गद्दी पर राजा बन जाता है, बैठ जाता है। और तब उसकी एज कितनी थी, 20 ईयर्स। और उसकी जो शादी थी, जो मैरिज थी, किसके साथ हुई थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, मैरी एंटोइनेट, ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी। उसके साथ लुई 16 की शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है। और जैसे ही राजा जो न्यू किंग है लुई 16 असेंडिंग द थ्रोन करता है, उसको क्या मिलता है, एम्प्टी ट्रेजर। राजा गद्दी पर बैठा है और गद्दी जो है उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा कैसे उसको फॉलो कर पाता है, जब उसका खजाना भरा होता है। अब लुई 16 जब गद्दी पर बैठा तो उस वक्त फ्रांस का खजाना बिल्कुल जो था एम्प्टी हो चुका था, खाली हो चुका था। अब इसके पीछे क्या कॉजेज़ थे कि इतना बड़ा फ्रांस और उसका जो रूलर था उसको एम्प्टी ट्रेजर मिलता है। तो क्यों एम्प्टी ट्रेजर था, फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फर्स्ट जो कोज है कि बहुत लंबे समय से जो फ्रांस के रिसोर्सेज थे, इनकम सोर्सेज थे, जो फाइनेंस था वो ड्रेन हो रहा था, यानी कि युद्धों में उलझने के कारण बहुत सारा जो पैसा था फ्रांस का वो खर्च हो रहा था युद्ध के टाइम। एडिड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट। और दूसरा रीज़न क्या था, एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलेस। जो इतना शानदार, इतना बड़ा और भव्य महल था राजा का वर्सलेस, उसकी जो कॉस्ट थी मेंटेन करने की उसको बहुत ज़्यादा थी। और अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज़। लुई 16 ने जो फ्रांस का राजा था उसने अमेरिकन कॉलोनीज़ के जो 13 एरिया से उनको इंडिपेंडेंस दिलवाई थी। किससे दिलवाई थी, अपने एनिमी था उनका एक ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन के कब्जे में थे ये अमेरिकन कॉलोनीज़। अब फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया जब अमेरिका और ब्रिटेन का आपस में युद्ध हो रहा था, तब फ्रांस ने किसकी हेल्प की थी, अमेरिका की। और अमेरिका की हेल्प करके जो 13 एरिया से ब्रिटेन के पास उनको क्या दिलवाई थी, आज़ादी। ठीक है। और द वार एडिड मोर देन $1 बिलियन लीवरेज टू डेब्ट। अब आपने पढ़ा कि जो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार थे उसकी वजह से जो फाइनेंशियल सोर्सेज थे वो ड्रेन हो रहे थे फ्रांस के, क्योंकि युद्धों में क्या होता है, जो सारा पैसा है वो सेना के ऊपर खर्च होता है, एम्यूनिशंस के ऊपर खर्च होता है। और जो लीवरे है ये बेटा फ्रांस की करेंसी है। युद्ध के टाइम जो फ्रांस के खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए राजा ने क्या लिया हुआ था, एक ऋण लिया हुआ था, और वो बढ़कर जो है 2 बिलियन लीवरे हो चुका था। क्यों हो गया, यानी कि जो उसने 1 बिलियन लीवरे कर्जा लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, वो बढ़कर 2 बिलियन लीवरे हो गया था। क्योंकि जो लैंडर्स थे जिन्होंने ऋण दिया था, लोन दिया था, उन्होंने क्या किया, चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जो भी लोन दिया था उसके ऊपर जो चार्जेस थे, इंटरेस्ट जो था वो बढ़ा दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था। और उसका जो बजट था इंटरेस्ट पेमेंट में ही जो है स्पेंड हो जाता था, खर्च हो जाता था। यानी कि इतना ज़्यादा 2 बिलियन लीवरे के ऊपर जो इंटरेस्ट बन गया कि वो इंटरेस्ट चुकाने में ही उनका सारा जो पैसा था वो जा रहा था, खर्च हो रहा था। और इसके अलावा टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटी। अब पैलेस जो था उसका खर्च भी था, इसके अलावा भी जो किंग था उसको क्या क्या खर्चे करने पड़ते थे कि जो आर्मी को उसकी मेंटेनेंस को, उसके खर्चे को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए था। कोर्ट थे, जो दरबार था, या गवर्नमेंट ऑफिस थे या यूनिवर्सिटीज़ थे, इन सब के लिए उनको पैसा चाहिए होता था। स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस।
अब ये सारे खर्चे राजा कैसे पूरे करेगा? तो वो उसको जो राजा के पास जो इनकम सोर्सेज होते हैं वो सारे रेवेन्यू से आते हैं, टैक्स से आते हैं। अब जैसे ही राजा को लगा कि इतने सारे खर्चे जो हैं, इतने सारा जो कर्जा है वो कैसे उतारेंगे, तो उसको मजबूर होना पड़ा कि वो टैक्स लगाए। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिसिड। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states and only third state paid the taxes। अब यहाँ हम इसके जो टैक्स हैं उनको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रेंच सोसाइटी थी जो यहाँ फिगर 1 में दे रखी है, वो डिवीज़न देखेंगे कि जो फ्रेंच सोसाइटी है वो किस तरीके से डिवाइड थी बेटा। तो इस टाइम जो 1789 की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जो हमारी कंट्री भी थी, इसमें भी एशियंट पीरियड से जो सिस्टम था सोसाइटी की डिवीज़न का, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, वो कंटिन्यू चल रहा था बेटा। उसी के बेस पर सोसाइटी को बांटा गया था और वो सोसाइटी ऑक्यूपेशनल थी। जो उसका मेन बेसिस थे वो ऑक्यूपेशंस थे, लेकिन बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गए, कास्ट के अंदर। तो फ्रांस की सोसाइटी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट बेटा। तो फर्स्ट स्टेट में क्या होता था, कलर्जीज़, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में क्या थे, कलर्जीज़ क्या होते हैं, जो पादरी वगैरह होते हैं जो चर्च में रहते हैं, ठीक है। और दूसरी स्टेट में होते थे नोबलिटीज़। नोबलिटी कौन होते थे, अमीर होते थे, राजा के रिश्तेदार होते थे, राजा के जो रिलेटिव्स थे वो आते थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट में। अब थर्ड स्टेट में कौन से लोग थे, थर्ड स्टेट भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड था। जो थर्ड स्टेट थी उसकी भी 3 कैटेगरीज थी। फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते थे जिन्हें हम बाद में मिडिल क्लास कहेंगे, यानी कि वो रिच भी नहीं है और पुअर भी नहीं है, बट वो क्या है, बिग बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं, जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो थर्ड स्टेट की फर्स्ट कैटेगरी में आते थे। सेकंड जो कैटेगरी थी वो किसकी थी, पीजेंट्स, आर्टिशंस। पीजेंट्स कौन होते हैं, जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और उसके बदले में उनको रेवेन्यू भी देना होता है, और जो कल्टीवेशन है उसका भी कुछ हिस्सा जो है राजा को या जो अपने फ्यूडर्स से उनको देना पड़ता था। और थर्ड स्टेट में आते थे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स, ठीक है। तो ये जो डिवीज़न थी फ्रांस की 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। आपको ये लर्न करना पड़ेगा, आपको ये फ्लो चार्ट ड्रॉ भी करना है अपनी कॉपी के अंदर। तो फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। एंड थर्ड स्टेट मेनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। और जो इसमें पीपल इंक्लूड थे, इन्वॉल्व थे, वो भी हमें लर्न करने पड़ेंगे कि सोसाइटी के अंदर कौन से लोग आते थे बेटा। तो इसमें जो नेक्स्ट पैरा है बेटा, द सोसाइटी ऑफ अ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। टर्म ओल्ड रिजाइम, ओल्ड रिजाइम क्या होता है बेटा, प्राचीन राजतंत्र, प्राचीन राजतंत्र जो पुराने समय से चला आ रहा था उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड रेजीम। फिगर 2 में देखेंगे हम कि जो फिगर 2 है अभी हमने देखी है, उसमें सिस्टम क्या है स्टेट्स का। फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, पीजेंट्स मेड अप ऑफ 90%। जो थर्ड स्टेट में लोग हैं वो कितने हैं, 90%, और वो सब क्या है, पीजेंट्स, ठीक है। पीजेंट्स क्या होता है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के खेतों में काम करते हैं। हाउ एवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। अब इनमें से बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ ज़मीन के टुकड़े थे बेटा। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। और फ्रांस की टोटल जो लैंड थी उसमें 60% जो थी लैंड
वो किन के पास ही, नोबल्स के पास, चर्च के पास और अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। ठीक है, 90% पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है कितनी परसेंट लैंड पर, 40% लैंड पर। और जो 10% पॉपुलेशन है उनके पास 60% क्या है, लैंड। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। जो डिवीज़न है वो इक्वल बेसिस पर नहीं थी, यानी कि कम लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन थी और ज़्यादा लोगों के पास नाम मात्र की जो है लैंड थी बेटा। मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज़ क्लर्जी एंड द नोबल्टी इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो मेंबर्स थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, वो इंजॉय करते थे क्योंकि उनको कोई भी टैक्स जो था वो एग्जेम्पशंस था, वो कुछ टैक्स नहीं देते थे, सिर्फ इंजॉय करते थे। जो एक्स्ट्रा जो है उनकी लग्जरियस लाइफ थी और उनको बर्थ राइट मिले हुए थे, यानी कि वो हाई सोसाइटी में पैदा होते हैं तो उनको राइट है, बर्थ राइट है कि वो ना तो टैक्स पेड करेंगे और जो लाइफ थी उनकी फुल इंजॉय से भरी हुई थी। नोबल फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। जो नोबल्स थे, रिच पर्सन थे, कुलीन लोग थे, वो क्या थे, बड़े लैंडलॉर्ड थे। और फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। वो क्या करते थे कि जो अपनी लैंड को किराए पर देते थे या पीजेंट्स को देते थे, वो उनके बदले में क्या लेते थे, सर्विसेज। जो पीजेंट थे वो वर obliged टू रेंडर सर्विसेज। कैसी सर्विसेज देते थे, वो उनके घरों में काम करते थे, उनके खेतों में काम करते थे, इवन कि आर्मी में भी वो पार्टिसिपेट करते थे। और जो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क था, तब ऐसी ही लेबर को काम पर लगाया जाता था। यानी सोसाइटी के जितने भी वर्क थे वो थर्ड स्टेट के जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे वो ही करते थे और बाकी सब क्या करते थे बेटा, इंजॉय करते थे। चर्च जो था वो क्या करता था, एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर टैक्सेस कॉल्ड टीथे। टीथे क्या बोलेंगे इसको, टीथे। चर्च जो था वो एक टैक्स जो था टीथे वो लेता था पीजेंट्स से। और ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। एक टैक्स जो था चर्च को देते थे और एक टैक्स जो था टाइल, इसको क्या बोलेंगे, टाइल। ये जो है टैले भी बोलते हैं, जैसे मर्जी इसको प्रोनाउंस कर लो। जो टाइल टैक्स था वो स्टेट को दिया जाता था, जो टीथे टैक्स था वो चर्च लेता था बेटे। इसको नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट है 1 मार्क के लिए। इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। टीथे जो टैक्स था बेटा लेविड बाय द चर्च, और इसमें क्या होता था, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि 10वां हिस्सा जो पीजेंट्स जो थे टैक्स के रूप में 10वां जो हिस्सा था, 1/10 शेयर जो था कल्टीवेशन का, वो चर्च को देते थे। और उसमें से एक स्टेट को भी टैक्स दिया जाता था। और स्टेट जो टैक्स था वो किस पे लगाते थे, एवरीडे कंजप्शन गुड्स जैसे साल्ट और तंबाकू। ये 2 आइटम्स हैं, इसको भी नोट करेंगे कि स्टेट किस पर टैक्स इम्पोज करता था, साल्ट पर और तंबाकू पर। और जो बर्डन था टैक्सेस का वो सारा किसके ऊपर था, थर्ड स्टेट अलोन। यानी कि जो 90% पॉपुलेशन थी उनके पास लैंड कम थी, वो लैंडलेस थे, लेबर थी, और वही सारे टैक्स को पे करते थे बेटा। यानी कि उनका इनकम सोर्स कुछ भी नहीं था और सारा बर्डन जो टैक्सेस का था वो थर्ड स्टेट के ऊपर था। ये चैप्टर टॉपिक यहीं तक बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।